हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित के टॉप 15 सूत्र। दोस्त, मेरा गणित के टॉप 15 सूत्र का वीडियो लेके आने का मकसद यही है कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक के एग्जाम लिखने वाले हैं यानी जैक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के सहारे से ही वो गणित में कभी फेल नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको फेल करा देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग के समक्ष हरदम मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो भी मैंने सूत्र यहाँ पर समझाऊंगा, किस टाइप से उसको अप्लाई करना है, किस टाइप से उसको लागू करना है, ये सारे चीज़ अगर दिमाग में रख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स से गणित विषय में पास हो जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इसमें आएगा ही। विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। वो किस टाइप से पूछेगा आइए मैं इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है दोस्तों? तो विभाजन एल्गोरिथम का जो ये होता है वो होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A = BQ + R। यानी क्या होता है दोस्तों? ये होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। क्या लिख सकते हैं? भाजक गुना भागफल जोड़, इसमें क्या होगा दोस्तों? जोड़ इसमें क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं भाज्य क्या है आपका A है, भाजक क्या आपका B है, भागफल क्या आपका Q है और भागशेष क्या है आपका R है। इसके सारे कोई तीन चीज का आपका मान दिया हुआ रहेगा, आपका चौथा मान आपको निकालने के लिए दिया जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। तो आराम से आप क्या कीजिएगा, A = BQ + R। A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, ये चीज आप लोग समझ के जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने दूसरा लिया हूं। दूसरा लिखे क्या लिया? दशमलव प्रसार जांचना। दोस्तों, कोई भी भिन्न मान का आपको दशमलव प्रसार जांचने के लिए कहेगा। यानी कोई भी भिन्न, मान लीजिए कोई, मैंने यहाँ पर लिख रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, 2 जैसे 25 हो गया। मैंने आपका दे देगा 27 आपका 17 दे सकता है। आपका दे देगा 25/125 आपका दे देगा। इस तरह का आपका भिन्न आपका लिखा हुआ रहेगा। इसमें आपको कहेगा कि क्या ये भिन्न आपका ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा, क्या ये शांत होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ये इस टाइप से आपका सवाल पूछेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए नोट करके यहाँ पर आप देख लीजिए, नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर कोई संख्या ऊपर में कोई भी संख्या रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मेरा क्या रहना चाहिए, 2n का फॉर्म में रहना चाहिए, या तो फिर हम लोग का 5m का फॉर्म में रहना चाहिए, और नहीं तो मेरा क्या रहना चाहिए, 2n × 5m के फॉर्म में आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे और लिख देता हूँ, ये तीन में से कोई भी कंडीशन अगर नीचे में रहता है यानी हर में रहता है तो जरूर ये आपका क्या हो जाएगा, आपका शांत दिया जाएगा, शांत आवर्ती दशमलव दिया जाएगा दोस्तों। और अगर नहीं होता है तो ही आपका अशांत होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नीचे देखना है दोस्तों। नीचे कैसे देखना कि ऐसे 5 यहाँ 25 लिखा है, यानी 5 का स्क्वायर हो रहा है, यानी 5m का फॉर्म में आपका दिया है, तो ये शांत हो जाएगा। अगर 17 की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद भी हम लोग का 2n 5m और 2n × 5m का फॉर्म में नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग का शांत आवर्ती दशमलव नहीं दे सकता है। यहाँ पर देखिए कि 125 है नीचे, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी 5m का फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस टाइप का फॉर्म आ जाता है तो जरूर ये शांत दशमलव देगा। ये भी एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलने वाला है। तो अच्छी तरह से इस तरह से समझ के जाइए और एग्जाम में बना के आइए। तो चलिए दोस्त, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखे हैं, तीसरा नंबर कि बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहने पर।
दोस्तों कभी कभी क्या करेगा, आपका बहुपद का शून्यकों का योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आपको द्विघात बहुपद लिखने के लिए कहेगा, तो उसमें आपको करना क्या है, आप एक काम कीजिएगा, उसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ रहेगा या तो नहीं भी दिया रहेगा, उसका मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या होता है वो एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फा बीटा। इसका मतलब यही है दोस्तों, ये जो अल्फा और बीटा मैंने लिए हैं ये शून्यकों का योगफल है, और ये अल्फा बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर शून्यों का गुणनफल माइनस करके और एक्स इंटू कर दीजिएगा, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल लिख दीजिएगा, तो आपका द्विघात बहुपद का फॉर्म बन जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन एकदम कंफर्म आने वाला है दोस्तों, आप लोग जरूर इसको इसी तरह से ध्यान में रखते हुए फिर इसका आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्त, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपको जरूर आपको 3 से 4 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, सूत्र है। तो इसको आप लोग एक एक चीज इसका बारीकी से समझते हुए आप लोग जरूर जाइएगा एग्जाम में, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपको छूटने का कोई गुंजाइश ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है दोस्तों, मैंने लिखा हूं रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तो यानी दोनों क्या है आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण जो युग्म है, इसमें 3 कंडीशन इस तरह से आपका आता है दोस्तों। एक आता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। जब आपका ये कंडीशन आएगा तो ये जो दोनों समीकरण है ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रतिच्छेदी हो जाएगा दोस्तों। आपको याद क्या रखना, इस तरह का अगर कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा ये दोनों समीकरण। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ ये अद्वितीय हल देगा दोस्तों, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ही एक हल, कोई दूसरा और हल नहीं होगा। और दोस्तों जब ये अद्वितीय हल दे देगा यानी एक हल देगा, तो क्या हो जाएगा, ये संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, संगत कहलाएगा। तो यही 3 चीज आपको याद रखना है। जब भी आपका किसी भी, मान लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह मेरा कोई भी आपका अचर राशि रह सकता है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रह सकता है, तो उसको कंपेयर करने के बाद मैंने a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अगर समान नहीं आएगा तो मेरा ये कंडीशन फुल होगा, और इनमें से 3 में से कोई भी आपका रहेगा क्वेश्चन में, आपको उसमें टिक का निशान लगाना है दोस्तों। ठीक है, यानी वही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरा देखता हूं, दूसरा अगर आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आता है, इस टाइप से अगर कंडीशन आ जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा दोस्तों। ठीक है, संपाती होगा ये दोनों समीकरण, और साथ ही साथ अगर संपाती हो जाएगा तो इसका अनेक हल होगा दोस्तों। अनेक हल कहिए चाहे अनंत हल कहिए, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल होने के फलस्वरूप भी ये भी क्या हो जाएगा, आपका संगत कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, आपका संगत कहलाएगा। साथ ही साथ तीसरा कंडीशन यहाँ पर देखिए, तीसरा कंडीशन अगर आपका आता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू अगर c1 बाई c2, इस टाइप से अगर कंडीशन आता है तो ये क्या होगा, ये समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होगा दोस्तों। तो साथ ही साथ इसमें कोई हल नहीं, समांतर होगा तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं होने के चलते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। यानी ये दोनों रेखाएं इस टाइप से, मान लीजिए ये दोनों रैखिक समीकरण रेखा इस टाइप से, तो कहीं अगर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो इसका हल होगा नहीं, और हल होगा नहीं मतलब इसको असंगत कहेंगे, और इस टाइप से हम लोग इसको समांतर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब सूत्र 5। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सूत्र जो 5 मैंने लिया हूँ यहाँ पर देखिए कि द्विघात समीकरण से लिया हूँ। तो दोस्तों अगर द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, ए है दोस्तों, ओनली ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप से अगर रहता है
तो उसमें कभी पूछ देगा इस टाइप से आपका समीकरण अगर रहता है इस ढांचे पे, तो कभी पूछेगा इसको विविक्ताकार क्या होगा। विविक्ताकार का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, यानी इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डी इज इक्वल टू होता है रूट ओवर आपका सॉरी डी इज इक्वल टू ओनली होता है, रूट नहीं होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ टी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है, विविक्ताकार का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें तीन चीज आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसमें तीन चीज आता है, यहाँ पर मैंने लिखने भूल गया हूँ। तीन चीज यही है, इसमें आपका द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको पूछा जाता है। तो प्रकृति के लिए तीन कंडीशन आपको याद रखना है। नंबर 1 कंडीशन है, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा दोस्तों, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल असमान। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में 2 मूल होगा, तो दोनों मूल क्या होगा, आपको वास्तविक होगा यानी रियल होगा एंड अनइक्वल होगा यानी असमान होगा। दूसरा इसका कंडीशन क्या होता है प्रकृति का, अगर डी इज इक्वल टू 0 होगा, अगर दोस्तों डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका किसी भी द्विघात समीकरण का, यानी विविक्ताकार का मान अगर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, उसका मूल भी क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका समान होगा। वास्तविक के साथ क्या आ जाएगा, समान आया जाएगा। अगर d इज लेस देन 0, यानी d का मान जो होगा, विविक्ताकार का जो मान निकलेगा, अगर वो 0 से छोटा होता है, तो 0 से छोटा होने का मतलब ही अगर नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक मान आता है, तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, यानी हम लिख सकते हैं ये वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा का मतलब है आपका क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक होगा दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखना भूल गए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन जरूर और श्योर शॉट आपको पूछने वाला है। तो चलिए दोस्त फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखिए द्विघाती सूत्र। दोस्तों द्विघात समीकरण से ही आपको द्विघाती जो मूल निकालने के लिए कहेगा, तो आपको उसके लिए 2-3 मेथड है। अगर कोई मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, सीधा सीधी द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, तो जरूर आपका मूल निकल के आपका सामने आ जाएगा। तो अगर द्विघाती सूत्र का क्या होता है, मान लीजिए यही वाला लिखते हैं, तो ये क्या हो जाए, x इज इक्वल टू होता है दोस्तों माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाता है। या तो फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके हम लोग यहाँ पर दिखा जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, क्योंकि डी का मान ही तो हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है बाई 2a। ये एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन लेके हम लोग 2 मूल यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यही आपका द्विघाती सूत्र होता है दोस्तों। ये क्या होता है, आपका द्विघाती सूत्र कहलाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। फिर इससे आपका कॉन्फर्म क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सभी में आपका इसका क्वेश्चन आने वाला है। द्विघात वेरी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, और इससे भी एक 5 नंबर का यानी लॉन्ग दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका कंफर्म आने वाला है दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर में क्या लिखे, 6 में क्या लिखे, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी से आपका सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो एपी का जो सामान्य रूप होता है, तो सामान्य रूप यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका जो सामान्य रूप एक होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से आपका एपी का सामान्य रूप होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इस टाइप से होता है दोस्तों। तो मान लीजिए इसमें स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए को बोला जाता है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कहा जाता है एपी का, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, इसको कहा जाता है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक क्वेश्चन दे देता है, और उसका अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक एपी लिखता हूँ कि 2, 5, 8, 11 इस टाइप से अगर मान लीजिए एपी है, ये एपी सीरीज है दोस्तों। क्या है आपका एपी सीरीज है
258। एपी सीरीज का मतलब ही क्या होता है, इसका सार्वंतर समान होना चाहिए। तो सार्वंतर हम लोग कैसे जांचते हैं, कोई भी एक फार्मूला है कि उससे उससे पहले वाला जो पद होता है उससे घटा देते हैं, उसी से हम लोग का एपी मालूम हो जाता है। तो 5 माइनस 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे 3 हो जाएगा, और 11 माइनस 8 करेंगे तो भी आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका सार्वंतर अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इजिकल टू 3, हम लोग आराम से इसका सार्वंतर लिख सकते हैं दोस्तों। तो सार्वंतर क्या लिखा जाता है, अगला टर्म से उसके पहले टर्म को, यानी अगला पद से उसके पहले पद को घटा देने के फलस्वरूप ही हम लोग का सार्वंतर आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग का पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एनवा पद के लिए भी एक सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। इसको याद रखिए दोस्तों, ये जब एनवा पद किसी भी टर्म का निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग इसका यूज करते हैं। डायरेक्ट आपका इस तरह से जो सूत्र लिख रहा हूं, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो जरूर इसको अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट बना के जाइए, और इस तरह से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, उसमें आपको वहां पर सही से उसका जवाब दे देना है। तो उसमें फिर आता है दोस्तों एन पदों का योग का एक सूत्र होता है। तो एन पदों का योग मतलब एस एन इजक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्त। तो ये एस एन का यानी एन पदों के, एपी के एन पदों का जो योग होता है, सम होता है, उसको निकालने का ये सूत्र होता है दोस्तों। तो इससे भी काफी जोर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए इस तरह का जो सूत्र होता है, इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनता है उसको जरूर आप लोग करके ही एग्जाम में हॉल में जाइएगा। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अभी 7th नंबर क्या लिखे हैं, देखिए 7th में मैंने लिखा हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों ये छोटा छोटा सवाल तो आपको जानना ही होगा और समझ के आपको एग्जाम में जाना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आपका 3.14 होता है। ठीक है। इसके सहारे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, उसको आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर, इसको ध्यान में रखिएगा। अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त का मतलब होता है इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्त इसका आधा हो जाएगा अर्धवृत्त। तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, या तो फिर हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का मतलब होता है कि ये वाला परिधि, ये जो आपका देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो आपका वृत्त होता है इसका जो परिधि होता है ये होता है 2 पाई आर। तो इसको अगर आधा करते हैं तभी होगा हाफ। तो आधा करने का मतलब इसका बाउंड्री का जो लाइन है इसको आधा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई और आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन अर्धवृत्त में क्या होता है, ये भी एक आपका बाउंड्री बन जाता है। तो इसको बाउंड्री का मतलब ये अगर सेंटर हो जाएगा तो इधर आर और इधर आर, यानी ये क्या है इसका सर्किल का ये डायमीटर हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। तो व्यास इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 2r लिख सकते हैं। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा दोस्तों वो पाई आर प्लस 2r, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। चलिए दोस्त हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई इस टाइप से दोस्तों आपको वृत्त रहेगा, आपके यहाँ सेंटर इस टाइप से आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है दोस्त। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए आपका उसका सूत्र होता है θ/360। क्या होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही आपका वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9th में मैंने क्या लिया हूँ, 9th में लिया हूँ निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र। यानी मान लीजिए कोई आपको निर्देशांक ज्यामिति के 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कोई ए बिंदु है x1 y1 और एक बिंदु है आपका b जो कि है आपका x2 y2। x1 y1 और इधर है आपका x2 y2, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो अगर इसमें ए बी की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पूछा जाएगा तो
तो ये धुरी सूत्र जो होगा ए बी इज इक्वल टू होता है दोस्तों रूट ओवर यानी अंडर रूट हम यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जोड़ यहाँ पर लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके सहारे ही हम लोग दूरी सूत्र का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट अगर सूत्र पूछेगा सूत्र इस टाइप से आप लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज ये भी एक बात दोस्तों, अगर मान लीजिए दूरी सूत्र में अगर कहीं अगर कहेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने कहेगा, मान लीजिए कोई एक आपका सी है ना, सी एक दिया हुआ है x और y, ओनली एक्स वाई दिया रहेगा, सी का कोऑर्डिनेट आपका दिया रहेगा और कहेगा कि मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का मतलब है दोस्तों 0 0, ठीक है। इससे इसका दूरी अगर पूछेगा तो मूल बिंदु से दूरी अगर पूछेगा तो ओसी का दूरी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देते सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसके साथ भी अगर इस टाइप से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी आपका यही आएगा। इसीलिए हम लोग अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा उसका स्क्वायर का अंडर रूट उसका स्क्वायर का साम निकाल देंगे, तो आपका निर्देशांक ज्यामिति का पूरी सूत्र आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी टाइप का और कुछ फॉर्मूला लेके आता हूँ और साथ ही साथ इसको भी हम लोग करूंगा। और सारे जितने सारे भी दोस्तों फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपको जितने सारे भी फॉर्मूला यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है सारे से आपका क्वेश्चन आने वाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है, इसीलिए जरूर इसको आप लोग देख के ही चाहिएगा और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का गुंजाइश छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हूं, यहाँ पर क्या लिखा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू यहाँ पर लिखेंगे अगर 3 शीर्ष आपका दिया हुआ रहेगा, 3 को यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखने के लिए कहेगा तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस क्या हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा x3, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 माइनस y1 माइनस y2। इस तरह से हम लोग इसका ये लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। तो इस तरह से आपका अगर पूछेगा इस टाइप से त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में अगर 3 शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप निर्देशांक बिंदु में दिया हुआ रहेगा तो ये सूत्र आप लोग अप्लाई कर देंगे। कभी कभी दोस्तों आप लोग को पूछता है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है, तो संरेखी का मतलब ये होता है दोस्तों कोई 3 बिंदु मान लीजिए ए बी और सी क्या होगा एक ही रेखा में आ जाएगा, तो ए बी सी और अगर तीनों एक ही रेखा में आ जाएगा, इसका तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, इसके निर्देशांक बिंदु दिया होगा, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, यह क्षेत्रफल होगा ही नहीं। यानी अगर संरेखित दिया हुआ रहेगा एक ही रेखा में, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 अगर दिखा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु हम लोग का संरेखित कहलाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या सूत्र क्या कर रहा है, निर्देशांक बिंदु a x1 y1 तथा b x2 y2 का अगर इस टाइप से निर्देशांक बिंदु कोई a एक बिंदु दोस्तों और एक बिंदु है आपका b, एक बिंदु है आपका b यहाँ पर, तो इसका अगर मध्य बिंदु का निकालने के लिए क्या है, इस टाइप से आपको मध्य बिंदु कोई भी मान लीजिए p x y है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है x1 y1 है, x1 y1 है और b क्या है आपका x2 और y2 है। इसका अगर मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा तो क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 y2 होता है और क्या होता है y का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका दिया हुआ रहेगा उसका अगर मध्य बिंदु का मान निकालने का कहेगा, जो x1 होगा और x2 होगा उसको 2 से भागा दिए दीजिएगा सम करके, और y1 प्लस y2 को ऐड करके 2 से भागा दीजिएगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेट आएगा यही आपका मध्य बिंदु हो जाएगा दोस्तों। चलिए अभी हम लोग देखते हैं सांख्यिकी का कुछ यहाँ पर लिखा हूँ, तो सांख्यिकी का जो इम्पोर्टेंट सवाल है उससे कैसे आता है। इसमें देखिए कि दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके सहारे आपको लोग आराम से 10 नंबर तक आप लोग आराम से इजीली
इससे लगा सकते हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा और बाकी मिला के आप इजीली 10 नंबर से 12 नंबर आराम से इसको हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करेंगे दोस्तों? तो ये जो माध्य है, माध्य निकालने के लिए 3 विधि होता है दोस्तों। एक होता है प्रत्यक्ष मेथड, एक होता है कल्पित माध्य विधि और एक होता है आपका हग विचलन विधि, यानी डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका प्रत्यक्ष मेथड का जो माध्य का सूत्र होता है दोस्तों वो होता है डायरेक्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन के जगह आप लोग सिग्मा एफ बी को लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि का। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि का। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना यही है कि अगर किसी विधि का जिक्र नहीं किया गया है तो किसी भी विधि से आप लोग माध्य निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहता है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें तब उस विधि का अप्लाई कीजिएगा, यानी जो भी आपका विधि से आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा तब उस विधि का अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपको जो अच्छा लगे उस विधि का अप्लाई करके आप माध्य निकाल सकते हैं। फिर दूसरा में क्या होता है दोस्तों? दूसरा में जो माध्य इज इक्वल टू होता है, इसमें जो एज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड होता है, जो कल्पित माध्य विधि होता है, उसमें होता है माध्य इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एन होता है दोस्तों। एफ आई डी आई डिवाइड, डी क्या है? डी का मतलब होता है एविएशन, डी क्या है? यहाँ पर विचलन है। ए क्या है? ये आपका एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य दोस्तों। इस तरह से तीसरा का अगर मैं बात करता हूँ, तीसरा में क्या होता है? तीसरा में माध्य अगर स्टेप डेविएशन में माध्य निकालने के लिए कहता है तो इसमें भी सूत्र क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो जाएगा? डैश डी आई का डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। इनटू यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? एक आई हो जाएगा, आई या एच इसको लिखते हैं हम लोग, लिखा जाएगा। इसमें डी इज इक्वल टू कितना क्या होता है दोस्तों? डी इज इक्वल टू आपका हो जाता है आपका एक डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए और डी डैश इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो एक्स माइनस ए बटा आई हो जाएगा दोस्तों। आई और एच, आई या आपका हो जाएगा एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस तरह से माध्य हम लोग तीनों विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी आपका पूछ देता है जो आपका अवर्गीकृत आंकड़ा से जो आपका इस आपका माध्य पूछता है, आपका मान के चलिए आपका कोई एक क्वेश्चन हियर एज फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 5 7, 1 3 5 7 के यहाँ पर कहेगा कि माध्य, इसका माध्य ज्ञात करें। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या करना है दोस्तों? हम लोग को लिख देना है कि माध्य इज इक्वल टू जितने सारे भी नंबर है 1 3 5 7 सारे को ऐड करने के बाद कितना नंबर? 1 2 3 4, तो 2 से नहीं 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। इसको सम कीजिए तो 7 5 क्या हो जाएगा? 12 12 13 13 3 आपका 16 16 बाई 4, यानी इसको काट देंगे तो आपका 4। इस टाइप से आपका माध्य निकालना होगा। इस टाइप से अगर किया हुआ रहेगा तो इसी टाइप से आपका माध्य आपको निकालना होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका माध्यिका किस टाइप से निकालते हैं। तो दोस्तों माध्यिका का सूत्र होता है जो आपका CI क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल के तौर पर जो क्वेश्चन रहेगा उसका माध्यिका का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू क्या होगा दोस्तों? I की और H, आई लिख देते हैं, आई हो जाएगा दोस्तों। या तो L लिखे चाहिए L1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? ये L क्या है? L जो होता है ये होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। इसमें सबसे माध्यिका वर्ग निकालने के लिए अगर इस टाइप का वीडियो अगर देखना है तो मेरे चैनल में इस तरह का माध्यिका निकालने के लिए भी वीडियो आपका बना हुआ, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन क्या होता है? आवृत्तियों का योग होता है। CF क्या होता है? CF जो माध्यिका का वर्ग होता है दोस्तों, उससे जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता को इसमें लिया जाता है। और F क्या है? F आपका बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, तो माध्यिका का वर्ग जो वाला बारंबारता को ही यहाँ पर लिया जाता है। और I क्या है? माध्यिका का वर्ग का ऊंचाई है दोस्तों।
ये ठीक है, ऊंचाई है। तो इस तरह से हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं। और अगर इस तरह से इसका भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको कहेगा कि 15 यहाँ पर लिख देगा 1537 का माध्यिका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप का अगर माध्यिका आपका पूछेगा, कहेगा कि माध्यिका क्या होगा, इसमें जरूर 1 से 2 क्वेश्चन इससे आने वाला है दोस्तों। तो माध्यिका इस तरह से आपको अगर पूछेगा इस तरह का माध्यिका क्या होगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो डाटा दिया रहेगा इसको आरोही क्रम में आपको अरेंज कर लेना है। तो आरोही क्रम में अरेंज करें तो क्या होगा, 1, 3, 5 और 7 हो जाएगा दोस्तों। 5 और 7 हो जाएगा। ये होने के बाद अगर माध्यिका यहाँ पर कि माध्यिका मतलब क्या होता है, मध्य वाला मान, जो बीच वाला मान होगा। तो इधर से 2 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, बीच में तो कुछ मान नहीं रह रहा है। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये 7 हट जाएगा, ये बीच में 2 मान जो रह गया, 2 मान। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर, माध्यिका को हम लोग माध्यक भी कहते हैं दोस्तों। तो माध्यिका इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 + 5/2 यानी 8/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग माध्यिका इस टाइप से अगर आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, इससे हम लोग इस टाइप से हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं। अगर मान के चलिए ये 4 के जगह 5 है, ये तो सम संख्या में दिया हुआ है, सम मतलब इवन ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन रहता, 3 रहता, आपका 5 रहता, 7 रहता, तो क्या होता। तो चलिए आइए जरा उसको भी देखते हैं। मान लीजिए 1, 2, 5, 3, यहाँ पर 4, इस टाइप से आपका दिया हुआ रहता और कहता कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो इसका माध्यिका करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी जब हम लोग माध्यिका करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 सजा लिए। सजा लेने के बाद जो बीच वाला वैल्यू आएगा, इधर से 2 हटा देंगे, इधर से 2 हटा देंगे, तो क्या आएगा 3। आपका 3 ही आपका इसका माध्यिका हो जाएगा, यानी 3 आपका इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग बहुलक पर। तो बहुलक क्या होता है दोस्तों, तो बहुलक का जो इसमें भी क्लास इंटरवल का द्वारा या सतत श्रेणी का जो बहुलक निकालने के लिए कहेगा, तो उसके लिए क्या होता है, उसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, H और I लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आपका बहुलक का सूत्र होता है दोस्तों। इसके सहारे हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपका इस फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो जरूर आपका 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर बहुलक मान लीजिए इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन का इस टाइप से आ सकता है कि 3, 5, 2, 3, 6, 3 का बहुलक क्या होगा। इस टाइप से अगर पूछेगा आपको बहुलक क्या होगा, तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, कौन सी मान सबसे अधिकतम बार आया है, कौन सा मान सबसे अधिकतम बार है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी इसको मोड कहते हैं, मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछिए चाहे सब्जेक्टिव में पूछिए, जरूर आपका सवाल सांख्यिकी से पूछा जाएगा और बहुत ही अच्छा नंबर इससे आता है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से देख के जाइएगा और जरूर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्त, मैंने कुछ और सवाल आप लोग को दिखा। चलिए दोस्त, अभी देखते हैं हम लोग अंतिम सूत्र और आज का। तो अंतिम सूत्र में क्या है, ये लिया हूं मैंने कि शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्र। इससे क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। इसमें जो होता है दोस्तों, ये जो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है, πRL होता है। शंकु वक्रपृष्ठ से क्या होता है, πRL। और L इक्वल क्या, L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। L इक्वल क्या होता है दोस्तों, h² + r² होता है। ठीक है, तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल πRL होगा और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है आपका πR × L + R होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे चीज आप देख के जरूर जाइएगा। उसके बाद शंकु का जो आयतन होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है,
1/3 आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका शंकु का आयतन होता है दोस्तों। और शंकु का छिन्नक का आयतन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी आपका छिन्नक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क आपका 5 मार्क्स का। ये 5 अंक के लिए जरूर शंकु का छिन्नक का आयतन हो गया, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल भी जरूर इसको समझ के जाए। तो इसमें मैंने लिया शंकु का छिन्नक का आयतन ही अक्सर पूछा जाता है। ये क्या होता है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू यहाँ होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जोड़ क्या होता है R1 इंटू R2 होता है दोस्तों। यानी शंकु का छिन्नक मतलब दो आपका सर्कुलर ऊपर और नीचे ये रहता पात्र सर्कुलर एरिया रहता है, इसलिए एक को R1 मानते हैं उसका रेडियस, एक को रेडियस R2 मानते हैं। इसी टाइप से इसका शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जितने सारा भी यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को समझाया गया, बताया गया, ये फॉर्मूला अगर अच्छी तरह से आप लोग समझ लेंगे, इसका अगर एप्लीकेशन कर पाएंगे और कर लेंगे और ये हट लेंगे, किसी भी तरह से इतना आपको करके जाना होगा, तो हम एक दावे के साथ कर सकता हूँ आपको गणित में यानी मैथमेटिक्स में किसी भी बोर्ड एग्जाम में, खासकर जैक बोर्ड का एग्जाम में कभी आपको फेल नहीं होने देगा। किसी भी ताकत, दुनिया का कोई भी ताकत आपको फेल नहीं होने देगा, यानी पास होने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो मेरा मानना है आप लोग इतना जरूर करके जाइएगा। इसके बाद आप लोग अपने सुविधा अनुसार, आप लोग की मर्जी के अनुसार काम कीजिए और इसी तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मैट्रिक में अधिक से अधिक नंबर लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपका जिंदगी, अपना करियर का पहला सीढ़ी होता है, पहला पड़ाव होता है। इसको अच्छी तरह से पार करके अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अभी बहुत कम समय है, इसलिए दिन रात एक कर दीजिए। समझिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं का फॉर्मूला लगाते हुए आप लोग अपना स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी जारी रखिए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।